नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद विजयनगर थाना क्षेत्र में एक नीट अभ्यर्थी की मौत का मामला सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी ने कथित रूप से आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जाँच कर रही है। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी। पुलिस परिजनों और अन्य संबंधित धाराओं से पूछताछ कर रही है और साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि छात्र किसी प्रकार के मानसिक तनाव या शैक्षणिक दबाव या अन्य व्यक्तिगत कारणों से जूझ रहा था या नहीं। फिलहाल मामले की जांच जारी है और पुलिस सभी तथ्यों को एकत्र करने में जुटी हुई है। अधिकारियों ने लोगों से अपुष्टि जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। मामले से जुड़ी विस्तृत जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही मामला सामने आ सकेगा। दिनांक 19/6/2026 समय सुबह 8 बजे एक युवक उम्र लगभग 22 वर्ष की सुसाइड की सूचना थाना विजयनगर पर प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल मौके पर थाना विजयनगर की पुलिस पहुंची। वहां परिवारजन को सूचना दी गई। शव को अपने कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस द्वारा अमल में लाई गई तथा युवक द्वारा सुसाइड करने से पूर्व एक वीडियो बनाई गई थी, जिसकी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। इस संबंध में अन्य तथ्यों की भी जांच पुलिस द्वारा की जा रही है। वह आवश्यक वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मौके पर शांति एवं कानून व्यवस्था कायम। तो इसी के साथ आगे की जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अजीत रावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, नीट अभ्यर्थी की मौके से इलाके में सनसनी फैली हुई है, क्या कुछ जानकारी निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि लगातार जैसे जैसे नीट की परीक्षाएं नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे तमाम ऐसी चीजें भी निकल कर सामने आ रही हैं। जैसे कि गाजियाबाद का विजयनगर थाना क्षेत्र में एक नीट अभ्यर्थी की मौत का मामला जो है वो सामने आया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अभ्यर्थी ने कथित रूप से आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर ध्यान रखते हुए हर चीज की जांच कर रही है। घटना में इस मामले में अभी फिलहाल आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। सबको वहीं कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही आगे की जो जानकारी है वो साझा की जाएगी। और इसके पीछे की जो वजह है ये बताई जा रही है कि जो नीट की परीक्षा थी उसको लेकर के तैयारियां थी, तो कहीं ना कहीं नीट के ज्यादा पढ़ाई के दबाव में भी ये भी माना जा रहा है कि पढ़ाई के दबाव में ये आत्महत्या जो है उसका कारण जो है वो सामने निकल कर आया। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। कुछ जो सामग्री है मौके पर जो मिली थी चीजें उसे भी पुलिस ने कब्जे में लिया है और पुलिस सभी चीजों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई जो है वो पुष्टि करने की बात कर रही है। अच्छा अजीत, एक वीडियो भी सामने निकल कर आया है कि मौत से पहले, आत्महत्या करने से पहले जो अभ्यर्थी है उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर और वीडियो बनाकर साझा किया है। तो वीडियो में क्या कोई अहम संकेत या कोई जानकारी मिली है अभी तक पुलिस को? देखिए, हालांकि ये जब वीडियो वायरल हुई तो पुलिस की तरफ से भी एक बयान आया है कि अभी इसकी पुष्टि जो है वो नहीं पुलिस ने की है कि आखिरकार जो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुआ है उसकी जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की है। पुलिस ने मामले में जुड़ी विस्तृत जानकारी जांच पूरी होने के बाद ही कुछ सामने तथ्य जो है वो सामने आ पाएंगे कि आखिरकार मौत की क्या वजह थी और इसके पीछे क्या पूरा मामला था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं बुलंदशहर जिला अस्पताल में उस समय अफरा तफरी मच गई जब दो पक्षों की महिलाओं के बीच अचानक विवाद बढ़ गया और मामला मारपीट तक पहुंच गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे पर लात घूंसे चलाती नजर आ रही है। अस्पताल परिसर में हुई इस घटना के दौरान मौजूद लोगों ने भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। मरीज और उनके परिजन भी इस अप्रत्याशित विवाद से घबरा गए। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए अस्पताल के सुरक्षा गार्डों को बीच में आना पड़ा, जिन्होंने किसी तरह महिलाओं को अलग किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, जो देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई है। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और
झगड़ा कर रही महिलाओं के साथ एक युवक को भी थाने में ले जाया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और विवाद के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मामले ये है, मैंने इन्हें कमरे पर रखवाया था, उस टाइम पर मैं रहता था, ये परेशान थी। तो इन्हों के लड़के ना, मैं तो इन्हें सबको दीदी कहता बताऊंगी उस टाइम पर। तो ये अब उसके बाद में इन्हों के भाई ने इस लड़की से बातचीत कर कर ये राजस्थानी से लेगा, कोर्ट मैरिज करी या ना करी ये तो इन्हों के मान जानता। ये वहाँ से इसकी माँ मुझसे करी, तुमने किराए पर रखवा तो तुम ही बुलवाओगे। ठीक, मैंने जब इसे रखवाया तो ये हुआ था, इन्होंने केस कर दिया। इन्हों के भाई के पूरे खराब थे, वो लड़का इन्हों का डेथ हो गया, ये डेथ हो गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं शास्त्री पार्क पर था। पिताजी का क्या नाम है आपका? बाबू। कितने दिन पुरानी घटना है ये? 2 साल हो गए लगभग। 2 साल। आपके खिलाफ कोई मुकदमा पंजीकृत है? मेरे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है इन्होंने, फिर इस लड़की पर करा था। फिर आपके खिलाफ क्यों ये झगड़ा कर रहे हैं आपसे? ये भी दवा लेने आए थे और दवा लेने के बाद में इन्होंने उसके गिरफ्तार पकड़ा, इन्होंने चुके हैं, मैंने हाथ खड़ा। अभी पब्लिक बहुत सारी खरीदी है। तो ये गाजियाबाद के डासना नगर क्षेत्र में कथित करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार और अवैध खनन के आरोपों ने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। वार्ड नंबर 15 के सभासद वसीम राजा ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपकर सरकारी तालाब में बड़े पैमाने पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। शिकायत के अनुसार खसरा संख्या 2076, 2077 और 2078 में स्थित लगभग 75 बीघा क्षेत्रफल वाले सरकारी तालाब में सफाई और गाद निकालने के नाम पर अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। आरोप है कि निर्धारित अनुमानित केवल गाद निकालने की थी, लेकिन मौके पर जेबीसी और पॉकलैंड मशीन के जरिए गहराई तक खुदाई कर साधारण मिट्टी का दोहन किया जा रहा है। सभासद का कहना है कि इस कार्य के लिए खनन विभाग से आवश्यक अनुमति नहीं ली गई, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व नुकसान की आशंका है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में अधिकारी और ठेकेदार की मिलीभगत हो सकती है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि तालाब का प्राकृतिक स्वरूप बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, जिससे भविष्य में जल संरक्षण व्यवस्था पर असर पड़ेगा। तो वहीं गाजियाबाद के थाना विजयनगर क्षेत्र में एक होटल की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। सेक्टर 2 अंबेडकर नगर स्थित एक होटल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि होटल परिसर में शौचालय के अंदर सब्जियां रखी जा रही है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई है और मामले को लेकर चर्चा तेज हो गई है। यह मामला धीरे धीरे सीधे तौर पर खाद्य सुरक्षा और आम नागरिकों के स्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण गंभीर चिंता का विषय बन गया है। स्थानीय निवासियों ने इस कड़ी की आपत्ति जताते हुए कहा है कि यदि खाद्य सामग्री अस्वच्छ स्थान पर रखी जा रही है तो ये खाद्य सुरक्षा मानकों का स्पष्ट उल्लंघन है और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। लोगों ने जिला प्रशासन, मुख्यमंत्री कार्यालय और संबंधित विभागों से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि ऐसी लापरवाही से दूषित खाद्य पदार्थ के उपयोग की संभावना की बढ़ जाती है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। तो वहीं गाजियाबाद के दुहाई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और तत्काल राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। फायर विभाग ने तेजी से कार्य करते हुए आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। अधिकारियों के अनुसार आग फैक्ट्री की छत पर रखे केमिकल वेस्ट में लगी थी, जिसके कारण धुआं तेजी से फैलने लगा। मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया है कि सूचना मिलते ही फायर टैंकरों को मौके पर रवाना कर दिया गया और टीम ने समय रहते स्थिति पर नियंत्रण कर लिया। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है और क्षेत्र को सुरक्षित घोषित कर दिया गया है। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन और दमकल विभाग की टीम मौके पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी संभावित जोखिम को रोका जा सके। आज दिनांक 20 जून 2026 को सुबह समय लगभग 10:16 फायर स्टेशन मोदी नगर पर सूचना प्राप्त हुई कि दुहाई इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित त्रिवेणी एसएस फाइबर करके केमिकल फैक्ट्री है जिसमें आग लगी हुई है, जिसको देखते हुए तत्काल मुरादनगर सीजन ड्यूटी पर स्थित एक फायर टेंडर, एक मोदी नगर से तथा एक वाटर हाउसर और एक फॉर्म टेंडर घंटाघर कोतवाली से घटनास्थल पर रवाना किए गए। पहली 2 गाड़ी पहुंचने पर पाया गया जो आग ममटी में और छत पे रखे हुए कुछ कबाड़ और जो वेस्ट कूलर रखे थे उसमें लगी हुई थी और नीचे जो है फ्लोर्स पे केमिकल भरा हुआ था, जिसको देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 होज लाइन फैलाते हुए टीम ने आग बुझाना शुरू किया और लगभग 15 मिनट में आग को पूरी तरह से काबू कर लिया। चूंकि नीचे केमिकल था, एक बड़ा हादसा होने की संभावना थी,
त्वरित कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं। तो वहीं नोएडा में नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा परीक्षा व्यवस्था की तैयारियां पूरी कर ली है। ये पुनर्परीक्षण रविवार को 23 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें लगभग 11,302 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को सख्त कर दिया गया है। इसी क्रम में नोएडा पुलिस ने सेक्टर 46 स्थित भवानी शंकर इंटर कॉलेज में मॉक ड्रिल कर तैयारियों का परीक्षण किया। इस दौरान सीसीटीवी निगरानी, प्रवेश व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन की समीक्षा की गई। अधिकारियों के अनुसार इस बार किसी भी निजी स्कूल को परीक्षा केंद्र में नहीं बनाया गया है। सभी केंद्रों पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार नजर रखी जा सके। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने पेपर लीक विवाद के बाद ये पुनर्परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है। कई अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्रों में बदलाव भी किया गया है। उन्हें नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की सलाह दी गई है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित हो गई, जबकि प्रवेश का अंतिम समय 1:30 बजे निर्धारित किया गया है। सुरक्षा के लिए जैमर, सीसीटीवी और अन्य तकनीक उपकरणों का भी उपयोग किया जाएगा। तो ये बुलंदशहर के सियाना में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान प्रशासनिक लापरवाही का मामला सामने आया है। इस कार्यक्रम में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक दरोगा को ड्यूटी के दौरान सोते हुए देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार समाधान दिवस अधिकारी जहां फरियादियों की समस्याएं सुन रहे थे, वहीं थाना खानपुर में तैनात दरोगा विनोद कथित रूप से कार्यक्रम के दौरान कुर्सी पर बैठे बैठे सोते हुए नजर आया। ये दृश्य वहां मौजूद लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वायरल वीडियो के बाद प्रशासनिक कार्यशैली और पुलिस की ड्यूटी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। फरियादी अपनी शिकायतों को लेकर पहुंचे थे, लेकिन इस तरह की लापरवाही व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। फिलहाल मामले को लेकर विभागीय स्तर पर संज्ञान लेने की संभावना जताई जा रही है। वायरल वीडियो की सत्यता और परिस्थितियों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इस घटना ने एक बार फिर से सरकारी कार्यक्रमों में जिम्मेदार और अनुशासन को लेकर बहस छेड़ दी है। तो वहीं थाना भवन क्षेत्र के ग्राम हसनपुर लोहारी में मां भवानी का 9वां विशाल जागरण श्रद्धा और भक्ति के माहौल में संपन्न हुआ। शिव मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पूरी रात भजन कीर्तन और जयकारों से वातावरण भक्ति में बना रहा। इस अवसर पर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने मां भगवती के दरबार में पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में टी सीरीज फेम भजन गायक प्रेम मेहरा सहित कई कलाकारों ने भजनों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी, जिससे श्रद्धालु देर रात तक भक्ति रस में डूबे रहे। तो वहीं गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र स्थित नाहल गंगा नहर में एक 23 वर्षीय युवक के डूबने की घटना से हड़कंप मच गया है। युवक की पहचान डासना निवासी शादाब के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी। काफी प्रयासों के बावजूद सफलता नहीं मिलने पर एसडीआरएफ की टीम को भी सर्च ऑपरेशन में शामिल किया गया। एनडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम नहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार तलाशी अभियान चला रही है। आधुनिक उपकरणों और गोताखोरों की सहायता से युवक की खोज की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिल सकी है। घटना की जानकारी मिलते ही युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए और वो शादाब को सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में एक युवक की कथित रील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में कुछ युवकों द्वारा सड़क पर रील बनाने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जानकारी के अनुसार ये वीडियो इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद इसे लेकर तरह तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है और लोग इसे अनुशासनहीनता से जोड़कर देख रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की रीलबाजी से न केवल यातायात और व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि ये दूसरों के लिए भी असुविधा का कारण बनती है। मामले को लेकर लोगों ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि वीडियो कब और किस परिस्थिति में बनाया गया है।
तथा इसमें शामिल कौन कौन से लोग हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं मुजफ्फरनगर के चर्चित राजेंद्र सैनी हत्याकांड में अदालत ने 8 साल के बाद बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय कोर्ट संख्या 3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने मामले को विरल से विरलतम मानते हुए 2 दोषियों को मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये सनसनीखेज मामला वर्ष 2018 का है, जब 5 जून को मीरापुर थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव के जंगल में एक अधजला शव बरामद हुआ था। बाद में मृतक की पहचान ककरोली निवासी राजेंद्र सैनी के रूप में हुई थी। मृतक के भाई जयविंद्र की तहरीर पर ककरोली निवासी वीरसेन मेरठ और बस बहसुमना क्षेत्र के मोहम्मदपुर निवासी गजेंद्र उर्फ गीलू और राम किरण उर्फ सावन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। जांच के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपी वीरसेन की मौत हो चुकी थी, जबकि 2 अन्य आरोपियों पर सुनवाई जारी है। अदालत ने बुधवार को दोनों को दोषी करार दिया था और शनिवार को सजा सुनाते हुए ये अपराध अत्यंत क्रूर और जनसंज्ञा का प्रतीक है, इसलिए ये श्रेणी में आता है। अदालत के इस फैसले को मामले में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। मेरा नाम कुलदीप कुमार एडीजीसी क्राइम। आज जो सजा सुनाई गई है, क्या मामला है? कब किया है मामला हत्या का है, 302 का। ये राजेंद्र की थाना मीरापुर में इसकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद इसको साक्ष्य छिपाने के लिए जंगल में ले जाकर महावीर के खेत में घेर दिया था। महावीर ने इसकी सूचना दी थी पुलिस को। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को पकड़ा था, वीरसेन, गजेंद्र और राम किरण। और विचारण के दौरान वीरसेन की मृत्यु हो चुकी है। गजेंद्र और राम किरण को आज कैपिटल पनिशमेंट सुनाया है और 1 लाख रुपए का जुर्माना। कौन से सन की बात है? हाँ, ये लगभग 2018 की है, दिनांक 5/6/2000। तो वहीं गाजियाबाद के खोड़ा क्षेत्र में सूरजपुर हत्याकांड के बाद एक नया मामला सामने आया है, जिसमें सोशल मीडिया पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है। हिंदू रक्षा दल के खोड़ा अध्यक्ष सोनू शर्मा ने एक मुस्लिम युवक यूसुफ पर इंस्टाग्राम के माध्यम से जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार सोनू शर्मा को पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पर लगातार धमकी भरे संदेश मिल रहे थे, जिसमें 4 दिन के भीतर जान से मारने की बात कही गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस कारण उनके परिवार में भय और तनाव का माहौल है। सोनू शर्मा ने पुलिस को बताया है कि उनके पास धमकी से जुड़े स्क्रीनशॉट और अन्य डिजिटल साक्ष्य मौजूद है, जिन्हें जांच के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। फिलहाल खोड़ा थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सोशल मीडिया अकाउंट और उपलब्ध डिजिटल साक्ष्यों की जांच कर रही है, ताकि पूरे मामले की सच्चाई सामने लाई जा सके। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इलाके में स्थिर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। मामला यह है कि आज से 2 दिन पहले मुझे यूसुफ नाम के व्यक्ति से इंस्टा आईडी से जान से मारने की धमकी आई कि 2 से 3 दिन का समय बच सकता है तो बच ले। ये लगातार मुझे धमकी दे रहे हैं। पहले भी दी गई थी 6 महीने पहले, तो 3 लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अब दोबारा धमकी आई है, क्योंकि धमकी इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग लगातार सूर्य के परिवार के संपर्क में थे। सूर्य के जितने भी जो हत्यारे थे उनको एनकाउंटर कराने में हमारी पूरी ताकत से लगे हुए थे, मगर आज ये हम लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। क्या इसके पीछे की वजह मानी जा रही है? आपको धमकी लगातार मिल रही है और क्या लिखित में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? धमकी इसलिए आ रही है क्योंकि हम लोग सनातन का काम कर रहे हैं। हिंदू रक्षा दल ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा हिंदू बच्चों को बचाने का काम किया है। अगर हम हिंदू परिवारों की रक्षा करते हैं, आज यही जिहादी हमें मारने की सोच रहे हैं, तो हम इन भाइयों की कैसे रक्षा करेंगे? और मैंने लिखित में कंप्लेंट दे दी है। मैं पुलिस प्रशासन चाहता हूँ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। 4 दिन का उसने मुझे समय दिया, मैं भी उसको 4 दिन का समय दे रहा हूँ। उसने ओखला का अपना एड्रेस दिया है, पूरा एड्रेस है उसका चैट में। अगर वो 4 दिन में मुझे नहीं ढूंढ पाया, पुलिस नहीं ढूंढ पाई उसको 4 दिन में, तो चौथे दिन मैं उसके एड्रेस पे पहुंचूंगा और मैं उससे बात करूंगा फिर अपने तरीके से।
तो वहीं मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई खालापाड़ थाना पुलिस द्वारा मीनाक्षी चौक पर चलाए जा रहे संदिग्ध वाहन चेकिंग अभियान के दौरान की गई है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक खंडहर में अवैध हथियारों के साथ इकट्ठा हुए हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की और घेराबंदी कर 10 अभियुक्तों को पकड़ लिया, जबकि 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। फरार आरोपियों में उमर और तस्लीम शामिल है। एसएसपी मुजफ्फरनगर ने बताया है कि पुलिस लगातार आरोपियों के खिलाफ अभियान चला रही है और बड़ी संख्या में अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए जा चुके हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने युवाओं से अपील की है कि वो इस तरह के अवैध कार्यों से दूर रहे और अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हुए समाज और राष्ट्र निर्माण में योगदान दें। इसमें देखिए एक टिप ऑफ मिला था सुबह 4 बजे के आसपास। आज खालापार पुलिस को उसमें इंस्पेक्टर और उनकी टीम द्वारा इसमें कार्य करते हुए 10 असलहे बरामद किए गए हैं, जिसमें 3 32 बोर के पिस्टलें हैं और 6 315 बोर के तमंचे हैं, कारतूस है 32 बोर के, 315 बोर के, एक 12 बोर का और भी गन है, वह तमंचा है। इस प्रकार 10 असलहे बरामद किए गए हैं। अपराधियों के खिलाफ शासन की मंशा के अनुरूप मुजफ्फरनगर पुलिस प्रतिबद्ध है कार्य करने के लिए। इसी क्रम में जो है अब तक 700 से 750 असलहे बरामद किए जा चुके हैं। आगामी चुनाव के दृष्टिकोण से इनकी मिसयूज होने के परिदृश्य में जो है ये कार्य बराबर चलता रहा है और लगभग 2000 कारतूस बरामद किया गया मुजफ्फरनगर पुलिस ने। इसी क्रम में साथ ही साथ अपराधियों के खिलाफ कार्य करते हुए 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है तथा आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। तथा इनका जो सप्लाई का जो पूरा गैंग था, ये विभिन्न जनपदों में सप्लाई कर रहे थे। इवन अंतर्राज्यीय गैंग के रूप में भी ये काम कर रहे थे, जिसमें उत्तराखंड राज्य को साथ साथ ये दिल्ली, साथ ही साथ ये हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, हापुड़ जैसे जनपदों में इनका सप्लाई चल रहा था, जिस परिदृश्य में टिप ऑफ के आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है तथा आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करते हुए जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।